नमस्कार साथियों, आज बहुत ही सरल और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। आज का टॉपिक है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। टॉपिक बहुत ही सरल है, लेकिन प्रश्न इनमें उदाहरणों से आते हैं। कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं। क्या है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, वो देखते हैं। विज्ञान में परिवर्तन मतलब बदलाव, मतलब चेंजेस। विज्ञान में इस परिवर्तन को दो भागों में बांटा गया है। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो अस्थायी होते हैं। अस्थायी का मतलब यह है कि हमारे पास पानी है, पानी को फ्रीजर में रख देंगे तो वो बर्फ बन जाएगा, और उसी बर्फ को वापस निकालेंगे तो वापस पानी बन जाएगा। पानी को गर्म करोगे तो वो वाष्प बन जाएगा, और वाष्प को ठंडा करने पर वापस पानी बन जाता है। यानी ऐसा परिवर्तन जिसको बार बार किया जा सकता है। तो ये अस्थायी होते हैं ये परिवर्तन। लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं, जैसे दूध को आपने जमा के दही बना दिया, तो दूध एक बार दही बन जाता है तो दही से अपन वापस दूध प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस प्रकार परिवर्तन मुख्य रूप से दो प्रकार के माने गए हैं। अस्थायी परिवर्तनों को भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और स्थायी परिवर्तनों को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या क्या अंतर है समझें। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। पहले भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं, मतलब टेम्परेरी होते हैं। ऐसे परिवर्तन जिनको बार बार किया जा सकता है वो अस्थायी होते हैं। अब इनको बार बार क्यों किया जा सकता है? इसलिए किया जा सकता है क्योंकि ऐसे परिवर्तन में केवल पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं। भौतिक गुण मतलब क्या? भौतिक गुण मतलब तापमान में परिवर्तन हो सकता है, दाब में परिवर्तन हो सकता है, उसके आयतन में परिवर्तन हो सकता है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन उनके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक संगठन है वैसा कि वैसा रहता है, इसलिए नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता का मतलब यह है कि चाहे हम बर्फ की बात करें, पानी की बात करें या जल वाष्प की बात करें, तीनों का स्वाद भी एक जैसा होता है, और उसका सूत्र मतलब रासायनिक संगठन जो होता है वो H2O ही रहता है। मतलब हाइड्रोजन के दो परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु से क्रिया करके, और जो जल का अणु बनाया है, तो बर्फ का सूत्र भी वही है और जल वाष्प का सूत्र भी वही है। मतलब रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि नया पदार्थ नहीं बनता। तो ये कहलाता है भौतिक परिवर्तन। अब प्रश्न कैसे आते हैं वो समझे आप। अगर परीक्षा में सीधा पूछा जाए कि पानी का वाष्प में बदलना कौन सा परिवर्तन है, तो हम सीधा ही कह देते हैं कि यह एक भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जब प्रश्न ऐसे आता है, इन शब्दों से आता है, तब थोड़ी सी दिक्कत आती है। समझे, शब्दों को अगर अपन ने समझ लिया तो प्रश्न का आंसर देना बहुत ही सरल है। कागज फाड़ना, कागज अपन ने फाड़ दिया तो फटा हुआ भाग भी कागज ही है। इसी प्रकार लकड़ी तोड़ना, कांच टूटना, ये सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। दूसरा देखें, परीक्षा में ऐसा नहीं पूछ के ऐसा भी पूछ सकता है। वाष्पन, वाष्पन मतलब वेपोरेशन, द्रव का गैस में बदलना। वाष्पन तापमान बढ़ने पर होगा ऐसा। संघनन, संघनन का मतलब जल जब वाष्प बना हुआ है तो यह वाष्प ठंडी होकर फिर से इकट्ठी होती है, तो इस क्रिया को संघनन कहते हैं। जैसे बादल बनते हैं, तो बादलों का बनना संघनन का उदाहरण है। पिंडन, पिंडन का मतलब होता है जमाव। जमाव मतलब फ्रीज करना, मतलब पानी जो है वो बर्फ में बदल रहा है, द्रव ठोस में बदल रहा है, उस गुण को अपन पिंडन कहते हैं। गलन, जो ठोस है उसका ठोस का पिघलना और वापस द्रव अवस्था में बदलना, गलन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन मतलब ठोस को गर्म करने पर वो द्रव में नहीं बदले और सीधे गैस में बदल जाए, और गैस को इकट्ठा करने पर वापस वो द्रव नहीं बदले और सीधा ही ठोस में बदल जाए, तो इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसको डिटेल में हमने पृथक्करण की वीडियो में समझाया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आसवन, आसवन भी पृथक्करण की एक विधि है, जिसमें हम पदार्थ के ठोस भागों को अलग करके और द्रव भागों को भी अलग करते हैं, या दो द्रवों के मिश्रणों को अलग करते हैं। अब वापस उन दोनों को मिलाओगे तो वापस एक ही प्रकार का मिश्रण बन जाएगा। कुल मिला के वाष्पन, संघनन, पिंडन, गलन, ऊर्ध्वपातन और आसवन, ये जितनी भी विधियां हैं वो सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। क्लियर। अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं,
परमानेंट होते हैं, एक बार अगर उनको चेंज कर दिया तो उसको बार बार वापस उसी अवस्था में लाया नहीं जा सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में ही परिवर्तन नहीं होता, भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी और रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन होता है। और जब रासायनिक संगठन में परिवर्तन होगा तो सूत्र ही बदल जाएगा और इससे नए पदार्थ का निर्माण होता है। और जब नए पदार्थ का निर्माण होता है तो उसको फिर से पुनः पुराने पदार्थ में नहीं बदल सकते। जैसे अपन बात करते हैं दूध को जब अपन दही में बदलते हैं तो दूध में एक विशेष प्रकार की शर्करा होती है जिसको अपन कहते हैं लैक्टोज शर्करा, और जब वो दही बनता है तो एक्चुअली हम सामान्य भाषा में दूध को दही में बदलना ऐसा बोलते हैं। वास्तव में क्या होता है, वो जो लैक्टोज शर्करा है वो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। तो वो शर्करा जब एसिड में बदल गया तो नए पदार्थ का निर्माण हुआ, नए पदार्थ का निर्माण हुआ मतलब पूरा सूत्र ही बदल गया उसका, तो रासायनिक संगठन बदल गया। तो रासायनिक संगठन जब बदल जाता है तो फिर उसको फिर से चेंज करना असंभव है, यानी रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं जिससे नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। कौन कौन से उदाहरण है? लकड़ी या कोयले का जलना, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना लोहे की ऑक्सीजन के साथ क्रिया है यानी ऑक्सीकरण। अगर इसकी जगह ऑक्सीकरण शब्द आ जाए, ऑक्सीकरण, ये भी ऑक्सीकरण का उदाहरण है, ये भी ऑक्सीकरण का उदाहरण है, क्योंकि लकड़ी और कोयले दोनों में ऑक्सीजन की क्रिया होती है तब जाके आग लगती है। सेम टू सेम लोहे पर जंग लगना भी ऑक्सीकरण का उदाहरण है। किण्वन क्रिया, किण्वन का मतलब होता है इंग्लिश में उसको फर्मेंटेशन कहते हैं, और वैसे किण्वन का मतलब सड़ना। खाद्य पदार्थ बड़े बड़े सड़ जाते हैं, कोई भी जंतु जो होता है मर जाता है, कुछ दिनों बाद उसमें सूक्ष्म जीव उस पर आक्रमण करते हैं, उसको सड़ा देते हैं। तो शराब बनाने की क्रिया भी इसी किण्वन विधि द्वारा होती है। तो किण्वन क्रिया वास्तव में कुछ रासायनिक परिवर्तनों के कारण होती है, तो यह भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। सभी जीव श्वसन करते हैं, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण, पेड़ पौधों का बड़ा होना, ये जितने भी उदाहरण हैं वो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। एक बार इसमें कोई बदलाव आ जाता है, नया पदार्थ बन जाता है, तो इसको पुनः पुराने पदार्थ में नहीं बदला जा सकता है। तो ये भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। मैं दो उदाहरण अलग से बताऊंगा जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब उस उदाहरण में कुछ भाग भौतिक परिवर्तन का है और कुछ भाग रासायनिक परिवर्तन का है, उसको समझें। पहले बात करते हैं मोमबत्ती का जलना। जब मोमबत्ती जलती है तो दो प्रकार की क्रियाएं होती है। पहली क्रिया होती है मोम का पिघलना, एक तो होती है मोम का पिघलना। तापमान बढ़ने पर मोम पिघलेगा और तापमान कम होने पर मोम वापस जम जाएगा। मतलब ये कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन। लेकिन इसके साथ साथ एक और क्या होता है, मोमबत्ती का एक तो धागा जल रहा है, एक तो धागा जलता है, और दूसरा इसमें परिवर्तन होता है कि जब मोमबत्ती जलती है तो वो जो धुआं निकलता है और वो जो लो लगती हैं वो किसी न किसी ईंधन के कारण लगती हैं। तो मोमबत्ती में ऐसा क्या होता है जो जलता है, तो वो होता है पैराफिन। मोमबत्ती में जो ईंधन का काम करता है वो है पैराफिन। इसीलिए कई बार आपने सुना होगा कि मोम को पैराफिन मोम कहते हैं। यह एक पेट्रोलियम पदार्थ है। तो जब पैराफिन जल गया, उसने धुआं और लो दे दी, तो उस धुएं और लो को इकट्ठा करके वापस नया पैराफिन नहीं बनाया जा सकता। ये वैसी ही क्रिया है जिस प्रकार पेट्रोल और डीजल जलता है और जलने के बाद उसको वापस पेट्रोल या डीजल में नहीं बदला जा सकता, वैसा। तो धागे का जलना और पैराफिन का जलना, ये दोनों मोमबत्ती के जलने में कौन सा उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। मतलब परीक्षा में अगर ऐसा प्रश्न आता है कि मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है, तो यहाँ पर जो घटना हो रही है उसमें मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है और पैराफिन और धागे का जलना रासायनिक परिवर्तन को दर्शाता है। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। दूसरा समझे,
हम खाना बनाते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं हमारे पास है सूखा आटा, उसमें हम पानी डाल के और फिर आटे को गूंद लिया। आटा गूंदने के बाद हमने बनाई लोई, और लोई बनाने के बाद हमने रोटी बेल ली। रोटी बेलना, और रोटी बेलने के बाद हमने उस रोटी को पकाया। रोटी को तवे पर पकाना। तो आप देखो 1, 2, 3 और 4 अलग अलग घटनाएं हो रही हैं। यहाँ पर सूखे आटे में जैसे ही आप पानी डालोगे तो रासायनिक क्रिया होगी, और रासायनिक क्रिया के कारण आटा जम जाता है, आटा गूंज जाता है। यहाँ एक याद रखने की चीज है, अगर ये गेहूं का आटा है तो एक ग्लूटेमिक अम्ल करके एक विशेष प्रकार का एमिनो एसिड होता है, एक अम्ल होता है जिसके कारण आटा गूंजता है। तो कुल मिलाकर चलो ये यहाँ इसको वहां लेने की जरूरत नहीं थी। सूखा आटा जो है उसको गूंथने की जो क्रिया है उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। तो यह है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब आपने आटा गूंथ लिया, आटे को थोड़ा सा अलग करके लोई बना ली, और लोई को अपना लोई का आकार चेंज करके उसको रोटी बना ली। तो आटे से लोई बनाना और लोई से रोटी बेलना दोनों भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कोई विशेष परिवर्तन इसमें नहीं हो रहा है, केवल आकार और आकृतियां ही चेंज हो रही है। ये दोनों चीजें आपको समझ में आई गई होगी। लेकिन अब रोटी को जो आप पका रहे हो तो अत्यधिक ताप पर उससे फिर से क्रिया हो रही है जब नए पदार्थ बन रहे हैं, इसलिए आप पकने के बाद उस रोटी को वापस बेली हुई रोटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये फिर कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। तो सूखे आटे से लगाकर रोटी पकाने तक में जो परिवर्तन होते हैं उसमें 2 रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं, 2 भौतिक परिवर्तन हो रहे हैं। परीक्षा में ये पूछता है कि ये पूछता है कि ये पूछता है, यही पूछता है, वो कहां से कहां पूछता है उसके आधार पर हमें सोच के आंसर देना पड़ेगा। तो मित्रों आपको रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन का कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा। इसके बारे में और भी कोई कमेंट्स हो तो जरूर अवगत कराएं, और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।